हेलो एवरीवन। हम लोग ब्लॉक 3 कवर कर रहे थे इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हजार्ड्स। सबसे पहले इसका कंटेंट देख लो। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, काउजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो मेनली चैप्टर का नाम ही है पॉल्यूशन, तो हमें सारे पॉल्यूशन के बारे में जानना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी पे क्या थ्रेट है और उसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये सारे चीज़ हमने पढ़े थे। जब मैं थ्रेट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट को यानी कि बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पॉल्यूशन से है ना। तो आज हम उसी थ्रेट के बारे में पढ़ेंगे यानी कि पॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में बस यही सारे चीज़ कहे गए हैं और जो हम आगे जाके पढ़ेंगे बस उसी को शॉर्ट करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो हम मूव करेंगे व्हाट इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है ये आप सारे लोग जानते हो, फिर भी आपके बुक में डेफिनेशन दिए हुए हैं तो एक बार देख लो। पॉल्यूशन का मतलब होता है अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या वर्ड यूज़ हुआ, फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस। तो समझना क्या है कि अगर इन्वायरमेंट में किसी तरीके का भी अनडिजायरेबल चेंज होगा, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को सूट नहीं करता हो उस तरीके का अगर कोई भी चेंज हुआ तो वो क्या कहलाएगा, पॉल्यूशन, ठीक है ना। और इन्वायरमेंट में सारे ही चीज़ इंक्लूड होते हैं, एयर भी, वाटर भी और सॉइल भी। तो अनडिजायरेबल चेंज एयर में भी, वाटर में भी और सॉइल में भी किसी भी जगह अगर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो क्या कहलाएगा, पॉल्यूशन, ठीक है। और पॉल्यूशन हमें पता है हमारे लाइफ को और हमारे बायोस्फीयर को बहुत हार्म करता है। उसके बाद दूसरा टर्म क्या है, पॉल्यूटेंट। तो जो चीज़ पॉल्यूशन फैला रहा है वही हो गया पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। पॉल्यूटेंट क्या है, एजेंट दैट कंटामिनेट्स द इन्वायरमेंटल कंपोनेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो कंटामिनेट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। अगर एयर पॉल्यूशन होता है तो उसका कारण क्या है, डस्ट, स्मोक, है ना। तो डस्ट और स्मोक क्या है, वो हमारे इन्वायरमेंट को कंटामिनेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे पॉल्यूटेंट। तो समझ गए क्या है पॉल्यूटेंट। आगे मूव करते हैं। आगे क्या है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट कितने टाइप के हैं ये देखना है हमें। तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट को दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। मेनली हमें इन दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉल्यूटेंट, ठीक है, यहाँ मार्क करना है वर्ड पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। ऐसे पॉल्यूटेंट जो सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाए। तो मान लो आप ये कोई वेस्ट है, ये वेस्ट सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक कर जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है सिंपल प्रोडक्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, जस्ट अपोजिट, ऐसा सब्सटेंस यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि चेंज ना हो, ठीक है ना, ये टूटेगा नहीं, ये सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं होगा और ना ही इसे कोई बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाएगा, तो वैसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हो गया, जो सिंपल पार्ट में टूट जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सिंपल पार्ट में ना टूटे। हो गया ये दोनों टर्म क्लियर, ठीक है। अब ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं जिसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से दूसरा टर्म क्या है, सोर्स। अब कोई भी पॉल्यूशन कहीं से एंटर करेगा तो वो उसका सोर्स कहलाएगा, और ये पॉल्यूशन दो टाइप से एंटर कर सकता है, एक पॉइंट सोर्स से और दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स से। तो पॉइंट सोर्स क्या होगा, एक सर्टेन डिस्चार्ज चैनल बनाए जाते हैं जिसके थ्रू पॉल्यूटेंट को रिलीज कराया जाता है, ठीक है। सपोज मान लो कोई इंडस्ट्री है, वहाँ से एक चैनल बना दिया गया, यानी कि एक पाइपलाइन के थ्रू उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को एक सर्टेन एरिया में डिस्चार्ज कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पॉइंट सोर्स। और नॉन पॉइंट सोर्स क्या हो गया, जस्ट अपोजिट। इसमें कोई भी डिस्चार्ज चैनल नहीं बनाए जाते, यानी कि यहाँ पे कोई भी पाइप या फिर कोई भी टनल इसका यूज़ नहीं होता, ये कहीं से भी आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाया, नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है ना। तो देख लो एक फिगर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप समझो। तो ये देखो, ये रहा हमारा पाइप, तो यहाँ से हम इंडस्ट्री के वेस्ट को डिस्चार्ज कर दिए, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाया, पॉइंट सोर्स, है ना। और फिर देखो नॉन पॉइंट सोर्स किधर से आ रहा है, ये रहा नॉन पॉइंट सोर्स। तो ये ऐसे ही कहीं से आ गया, जैसे कि सपोज मान लो कि बहुत बारिश हो गया, अब बारिश हुआ
तो पानी के साथ साथ कहीं से भी वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे और सारे जाके हमारे नदियों में मिल जाएंगे। तो ये कोई सोर्स से नहीं आया, ये कोई पाइप के थ्रू नहीं आया, तो इसीलिए ये क्या कहलाया, नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या वर्ड यूज हुआ है, अर्बन रन ऑफ और एग्रीकल्चर रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यानी कि बारिश के पानी के साथ साथ वो उसी के साथ फ्लो करते करते हमारे रिवर में डिस्चार्ज हो जाते हैं। और एग्रीकल्चर रन ऑफ, अगर हम कभी इरिगेशन करें, अपने खेतों में पानी डालेंगे तो उसके थ्रू सारे फर्टिलाइजर जो पॉल्यूटेंट है वो सारे हमारे रिवर में डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो यही बेसिक डिफरेंस था पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्स में। तो आपको कोई दिक्कत नहीं बचना चाहिए, आपको दोनों में ही डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको एक टर्म दिया गया है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि फूड चेन के थ्रू ह्यूमन के बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। नहीं समझे? देखो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद क्या कहा मैंने, ये एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि फूड चेन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाता है। इसी को हम कहेंगे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। जैसे कि एग्जांपल से समझो, सपोज ये क्या है, हमारा प्लांट। प्लांट को कौन खाया, गॉड, और गॉड को कौन खाया, मैन। तो सपोज मान लो कि हम प्लांट में कोई फर्टिलाइजर मिलाए थे, तो वो यहाँ से क्या हुआ, गॉड में ट्रांसफर हो गया। अब गॉड से क्या हुआ, जब मैन इसे कंज्यूम करेगा तो मैन में भी कुछ पार्ट्स उसके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यही क्या कहलाएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। और हमें पता है कि हम एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, और ये क्या है, ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है, ये एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये टूटता नहीं है, और इसी के वजह से बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप मेराइन फूड चेन का भी एग्जांपल ले सकते हो। सपोज मान लो ये क्या है, एल्गी। एल्गी को कौन खाया, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाया, बिग फिश। और बिग फिश को कौन कंज्यूम कर लिया, मैन। ठीक है ना। तो वाटर में भी बहुत पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि एल्गी कंज्यूम कर लिया। अब एल्गी से ये स्मॉल फिश में आ गया, स्मॉल फिश से बिग फिश में, और बिग फिश से मैन में। तो ये क्या हो रहा है, ये सारे ही पॉल्यूटेंट यहाँ मैन के पास आके एक्यूमुलेट हो गए, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, टूटेगा नहीं, और इससे क्या होगा, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो ये सारे थे कीवर्ड। आई होप आपको सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है काउज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के क्या क्या काउज है, हमें पता है काउज ही काउज है। ठीक है ना। लेकिन आपके बुक में एक चार्ट दिए गए हैं, आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे कि आपको दिया हुआ है पॉल्यूटेंट और उसके सोर्स। पॉल्यूटेंट तो हमें पता है क्या होते हैं, जो कि पॉल्यूशन काउज करते हैं। अब ये पॉल्यूटेंट कहाँ से उसका ओरिजिन होता है ये हमें जानना है। ठीक है। तो ये रहा सोर्स। तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट के नाम दिए गए हैं, जैसे कि एक पॉल्यूटेंट है फॉर्मल्डिहाइड, और इसका सोर्स क्या है, पार्टिकल बोर्ड, फोम इंसुलेशन, फर्निशिंग, सीलिंग टाइल्स और टोबैको स्मोक। ठीक है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड एक पॉल्यूटेंट है जिसका सोर्स क्या है, ये सारे। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको पॉल्यूटेंट के नाम दिए गए और उसके सोर्स के बारे में बताए गए हैं। तो पॉल्यूटेंट के नाम दो पार्ट में डिवाइड करके दिए गए हैं। पहला है इंडोर पॉल्यूटेंट, उसके बाद आपको इंडोर के अलावा आउटडोर पॉल्यूटेंट भी दिए गए। देख लो आउटडोर में क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका सोर्स क्या है, कोल, ऑयल कंबशन, स्मेल्टर, फायर। ये सारे से ये ओरिजिन होते हैं और पॉल्यूशन काउज करते हैं। फिर ओजोन, ये आपका आउटडोर हो गया। ये कहाँ से हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन से। ठीक है ना। और फिर लास्ट में कंबाइन करके दिए गए हैं इंडोर और आउटडोर, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है सबसे पहला। ये दोनों ही तरीके से हो सकते हैं, इंडोर से भी और आउटडोर से भी, और इसका सोर्स क्या है, फ्यूल कंबशन। ठीक है ना। तो ये चार्ट आपके बुक में दिए हुए हैं, और बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। और ऑब्जेक्टिव में ये जरूर पूछे जाएंगे, आपको कोई सा भी पॉल्यूटेंट का नाम दिया रहेगा और फिर आपसे सोर्स पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारे ही पॉल्यूटेंट, इसके नाम पढ़ लेने हैं और इसके सोर्स को देख लेना है। यहाँ से पक्का ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। तो इसे आप छोड़ना मत। ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन में भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट होंगे। तो देखो तीन टाइप के पॉल्यूटेंट आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला है नेचुरल पॉल्यूटेंट, फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट और फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो नेचुरल पॉल्यूटेंट नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरली अकर होता होगा। और नेचुरली कैसे अकर होगा, सपोज वोल्केनिक एरप्शन हो गया तो उसके थ्रू बहुत सारे गैस निकलते हैं, है ना। तो उसमें से एक गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे ही गैस है और ये नेचुरली अकर होते हैं। और वोल्केनो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये नेचुरली पॉल्यूटेंट हो रहे हैं। तो ये हो गया नेचुरल पॉल्यूटेंट।
फिर है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये ऐसे पॉल्यूटेंट है जो डायरेक्ट एयर में इमिट कर जाते हैं, फिर चाहे वो नेचुरल वे से हो या फिर मैन के वजह से हो। उसके बाद है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो ये ऐसे पॉल्यूटेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन करके नया पॉल्यूटेंट फॉर्म कर लेता है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सपोज मान लो कि ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और यहाँ एटमॉस्फेयर में जाके एटमॉस्फेरिक कंपाउंड से रिएक्ट कर गया। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इस रिएक्शन के बाद एक अलग ही पॉल्यूटेंट बनेगा, वही कहलाता है हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जांपल समझ लो। सपोज मान लो सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, डायरेक्ट रिलीज होते हैं एयर में, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करके बना दिया SO3, और ये SO3 क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हो गया हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है ना। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट है जो कि डायरेक्ट एयर में इमिट कर जाते हैं और वहाँ जाके एटमॉस्फेयर के किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करके एक अलग ही पॉल्यूटेंट बना लेते हैं, उसी को हम कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। उसके बाद एक फिगर देखो, ये रहा फिगर। इस फिगर के थ्रू जो पॉल्यूटेंट अभी मैं आपको पढ़ाई बस वही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा सा नेचुरल पॉल्यूटेंट है, ये भी डायरेक्ट एयर में इमिट हो जा रहे हैं, इसीलिए ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट में इंक्लूड हो गए, है ना। उसके बाद प्राइमरी पॉल्यूटेंट यहाँ से देखो एरो के थ्रू दिखाया गया है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक कंपाउंड से रिएक्शन करके। ठीक है ना। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, आपको बस यही याद रखना है कि नेचुरल पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, आपको याद कर लेना है। देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से चार्ट दिया हुआ है। वीडियो में तो आपको दिखेगा नहीं, जब आप बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चार्ट दिया हुआ है। उसमें से आपको पॉल्यूटेंट के बारे में लिखा हुआ है, उसका सोर्स बताया गया है और क्या इफेक्ट होता है ये बताया गया है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद रहने चाहिए। तो मैं ये आप पे छोड़ती हूँ, एक एक करके सारे को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें समझाना कुछ नहीं है और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो खुद ही आप पढ़ के समझ जाओगे कि कौन से पॉल्यूटेंट का क्या सोर्स है और इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर टॉपिक में लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स, और हमें मालूम है ना कि एयर पॉल्यूशन से कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि एसिड रेन, है ना, फिर स्मोग, फिर ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन। ये सारे ही प्रॉब्लम किस वजह से हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से, है ना। यहाँ पे टर्म जो स्मॉग आया इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। स्मोक और फॉग अगर मिल जाए तो वो बनाता है स्मोग, और इसके अंदर बहुत सारे गैस मिले हुए होते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है और अक्सर ये विंटर सीजन में देखने को मिलता है, और इसकी वजह से क्या होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, अब देखना है कि ये प्रॉब्लम होते क्यों हैं। तो 3 चीज़ दिए हुए हैं। सबसे पहला है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या होते हैं, ऐसे समझो स्मोक होते हैं ना, इस स्मोक के साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन, है ना, डस्ट स्टोन, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल मिले हुए होते हैं इस स्मोक में, यही कहलाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आप अपने फ़ोन में ही देखना एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर मेंशन होंगे PM10, PM2.5, ये सारे ही क्या हैं, ये सारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और ये बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे PM के साथ क्या मेंशन है 10, तो 10 का मतलब हुआ कि इसका साइज 10 मिलीमीटर से छोटा होगा। फिर 2.5 यानी कि इसका साइज 2.5 मिलीमीटर से छोटा होगा। तो सोच रहे हो मिलीमीटर कितना छोटा पार्टिकल है ये, और ये डस्ट के साथ, स्मोक के साथ मिक्स होता है, और इवन जब इवेपोरेशन होता है तो उसके साथ भी मिक्स होके ये छोटे छोटे पार्टिकल हमारे क्लाउड में चले जाते हैं, और वहाँ जाके वो क्लाउड में मिक्स हो जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका यूज एयर क्वालिटी इंडेक्स में होता है। ठीक है, आप देखना अपने मोबाइल में, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाएगा ना, तो वहाँ पे लिखे होंगे PM10, PM2.5 और भी बहुत सारे गैस, NO2, SO2, O3 और भी कई सारे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो गया, ये प्रॉब्लम कर रहा है एयर पॉल्यूशन में। ठीक है, फिर क्या है एसिड प्रेसिपिटेशन। अभी मैंने बताया ना कि छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर क्या हो रहे हैं,
इवेपोरेट होके ऊपर जा रहे हैं और क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो क्लाउड में क्या हो रहा है, एसिड का डिपोजिशन हो जा रहा है, और जब वो नीचे आएंगे बारिश होकर हमारे अर्थ पे, तो ये क्या काउज करेंगे, ये काउज करेंगे एसिड रेन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो गया, रेन, एसिड रेन। और एसिड रेन में मेजर इमिशन किसका होता है, SO2 और NOx का, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे X इसलिए लिखा गया क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग X की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है ना, तो मेनली क्या याद रखना है कि एसिड रेन में मेजर इमिशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, ये हो गया एसिड रेन। पिक्चर भी आपके बुक में दिया गया है, देख लो, ये एसिड रेन का पिक्चर है। तो देखो, ये रहा फैक्ट्री, ये रहा व्हीकल, इसका स्मोक कहाँ जा रहा है, ऊपर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाएंगे और फिर क्लाउड के साथ ये मिक्स होंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे एसिड। ठीक है ना, यहाँ से क्या रिलीज हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और ये ऊपर गया, क्लाउड के साथ मिक्स हुआ तो क्या बना दिया, एसिड। यानी कि क्या बन गया, सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और फिर ये एसिड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे क्लाउड के साथ साथ। ठीक है, फिर जब ये वाटर ड्रॉपलेट हमारे अर्थ पे आएगा तो ये आएगा एज ए एसिड रेन, और फिर नीचे आके हमारे सॉइल को पॉल्यूट करेगा, हमारे वेजिटेशन को अफेक्ट करेगा। तो एसिड रेन प्रॉब्लमेटिक है, ये भी पॉल्यूशन काउज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन, इसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब गर्म हवा ऊपर उठेगा, यानी कि गर्म हवा ऊपर जाएगा और ठंडा हवा नीचे आएगा, तो ये क्या होगा, लेयर फॉर्म करेगा। यानी कि क्या हुआ, नीचे क्या है, कोल्ड एयर, और इसके ऊपर आ जाएगा हॉट एयर। ठीक है, तो समझ गए एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन क्या हो गया। पिक्चर से देखो अब, तो ये पिक्चर दिया हुआ है आपको, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कूल एयर नीचे आ रहा है। ठीक है, और वार्म एयर ऊपर जा रहा है। वार्म एयर जो होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर उठता है, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जगह लेने के लिए नीचे भी कोई हवा आएगी, और नीचे कौन आएगा, नीचे आएगा कूल एयर, और ऊपर उठेगा वो कौन होगा, हॉट एयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्मल इन्वर्जन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इससे प्रॉब्लम कैसे काउज हो रही है ना, इससे पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो देखो, जब ये गर्म हवा ऊपर उठेगी ना, तो ये अपने साथ साथ डस्ट पार्टिकल को भी ऊपर लेके जाएगी, है ना, और ये ऊपर जाएंगे, यानी कि एयर में जा रहा है ना, तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन काउज। तो यही है प्रॉब्लम। ठीक है ना, समझ गए। उसके बाद अगला टॉपिक है, केस स्टडी दिया हुआ है भोपाल गैस ट्रेजेडी पे। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप सभी को तो मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज हमने क्या कवर किया, आज हमने इंट्रोडक्शन, पॉल्यूशन, काउजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन तक कवर कर लिए। इसी एयर पॉल्यूशन के अंदर आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब बस 3 टॉपिक ही बचे, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। ये दूसरी क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।